नमस्कार दोस्तों। तो इस वॉर के अंदर में रशिया और यूक्रेन की अब जो यूक्रेन की पोजीशन है वो बहुत वीक हो चुकी है और रशियन फोर्सेस पोक्रोस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कुछ चंद किलोमीटर दूर ही हैं वो, और बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही वो पोक्रोस पर कब्जा करके पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का उसके ऊपर एक तरीके से वो रशियन फोर्सेस के अंडर में आ जाएगा, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेंगे। तो यूक्रेन की पोजीशन जैसे जैसे वीक होती जा रही है वो अपनी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है। वो बार बार गुहार लगा रहा है नेटो अलायंस से और वेस्टर्न कंट्रीज से कि उनके तरफ सपोर्ट उनको काफ़ी बढ़ाना चाहिए। पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया जेलेंस्की ने कि आप सब लोग साथ में आएँ और एयर स्ट्राइक्स करें रशिया के ऊपर, हालांकि इसके लिए तो कोई वैसे भी तैयार नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ उन्होंने लगातार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है कि आप यूक्रेन को ये सपोर्ट दे दें कि वो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को वो रशियन टेरिटरी के ऊपर डीप इनसाइड रशिया वो मिसाइल्स को यूज़ कर पाए। अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट जेलेंस्की ने करी है और इसके ऊपर जो सोच विचार शुरू हुआ है ब्रिटेन और यूएस के बीच में, वैसे ही पुतिन ने अपनी धमकी दे दी है कि अगर इन वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने लॉन्ग रेंज या नेटो अलायंस ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज़ करने का अनुमति दे दिया यूक्रेन को रशिया की टेरिटरी पर, रशिया की डीप इनसाइड टेरिटरी पर, तो फिर ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। और उसके बाद रशिया है वो यूक्रेन के साथ सिर्फ वॉर में था, लेकिन वो अब नेटो अलायंस, पूरे नेटो अलायंस के साथ ऑफिशियली वॉर में आ जाएगा। अब व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी धमकी क्यों दी है? बिकॉज खबरें ऐसी आई कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है जो आज के दिन ही शेड्यूल्ड है, यानी कि फ्राइडे के दिन ही शेड्यूल्ड है। और उस मीटिंग में कई सारे इश्यूज डिस्कस होने हैं वैसे तो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस होना है वो यूक्रेन के रेस्ट्रिक्शंस का डिस्कस होना है। अब देखो क्या हुआ था कि जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो इसमें यूक्रेन के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूएस द्वारा। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस की ताकि ये वॉर जो है वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक ही सीमित रहे, वो बाकी नेटो अलायंस के ऊपर ना फैल जाए और बाकी पूरे यूरोप में ना फैल जाए, दूसरी कंट्रीज तक ना पहुंचे। इसलिए कई सारे यूक्रेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। उन्होंने यहाँ पर यूक्रेन को प्रॉमिस किया था कि हम आपको फंड्स भी देंगे, हम आपको वेपन्स भी देंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ कही थी यूक्रेन से कि आप किसी भी प्रकार का जो अमेरिकन वेपन है उसको आप रशिया की टेरिटरी पर यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहला उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था। दूसरा रेस्ट्रिक्शन फिर उसमें था कि लॉन्ग रेंज जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनका यूज़ आप डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी पर नहीं करोगे। ये जो वेपन्स आपको दिए जा रहे हैं इनका यूज़ आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब कि यूक्रेन की जो टेरिटरी है उस पर ही करेंगे, या जो बॉर्डर के आसपास के एरिया हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कर्स्क का रीजन है, वहाँ पर आपने देखा कि अमेरिकन हथियारों का वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल हुआ, तो वो क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस यूक्रेन के ऊपर उन्होंने लगा दिए थे और उसके बाद ये वॉर चल रहा था और इसीलिए वॉर जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ तक, और रशिया के पास भी कोई इसमें रीज़न नहीं था कि वो दूसरी कंट्रीज़ तक इस वॉर को लेकर के जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे जेलेंस्की की पोजीशन वीक होती जा रही है वो अपनी रिक्वेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और अब उन्होंने फाइनली ये रिक्वेस्ट करी है कि लॉन्ग रेंज जो गाइडेड मिसाइल्स हैं आप उनकी अनुमति दीजिए, हमारे ऊपर से रेस्ट्रिक्शन उठाइए ताकि हम उनको रशिया की डीप इनसाइड जो टेरिटरी है उस पर अटैक कर पाएं। तभी रशिया जो है वो क्रिपल होगा और तभी जाकर के हम यूक्रेनियन जो टेरिटरीज रशिया ने कब्जा कर रखी है उनको छुड़ा पाएंगे। तो इसके ऊपर अब देखो मई में भी ना इसी जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था एंटनी ब्लिंकन से उस समय पर भी कि हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आप इसको ईज कर दीजिए, लेकिन उस समय पर मीटिंग हुई थी और उसको नहीं ईज किया गया था फाइनली। और इसका बहुत सारे और भी कारण हैं। पॉलिटिकल कारण ये है कि देखो अभी यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी नाजुक माहौल है, और अगर ये वॉर बढ़ जाता है तो बहुत वीक हो जाएगी डेमोक्रेट्स की पोजीशन, बिकॉज पीपल इन यूएस जो है उनको वॉर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से अब इस पूरे जो रिक्वेस्ट यूक्रेन ने की है इसकी जानकारी खुद जेलेंस्की ने दी है, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने दी है कि हमने दोबारा से ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो रशिया की टेरिटरी पर यूज़ करने की अनुमति दी जाए। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी यूक्रेन में पहुंचे थे, तब हमने ये रिक्वेस्ट उनसे करी है। तो अब यहाँ पर यूक्रेन ने अपनी रिक्वेस्ट तो कर दी है, लेकिन अब ये डिसीजन यूएस और बाकी नेटो मेंबर्स का है कि वो क्या ये रेस्ट्रिक्शंस ईज करेंगे ही नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो दो कंट्री जो सबसे ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड कर रही है इस समय यूक्रेन को वो है यूएस और ब्रिटेन। तो इन दोनों का सबसे बड़ा डिसीजन है कि क्या वो अपने वेपन्स को यूज़ होने देंगे रशियन टेरिटरी में, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए जो इसमें देखा गया ना कि एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की है जो मीडिया ने, और जो उनका रुख नज़र आ रहा है कि वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। मामला पेच कहाँ फंस रहा है, वो ब्रिटेन में फंस रहा है। देखो ब्रिटेन में हुआ क्या है कि कीर स्टामर की सरकार आई है और कीर स्टामर जो हैं वो यहाँ पर मामला फंसा रहे हैं क्योंकि वो सेंटर लेफ्ट की उनकी गवर्नमेंट है और इसीलिए वो खुले आम जो छूट देते हैं यूक्रेन को यूएस वाले, वो छूट देना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि मई में इसी साल आपको पता है कि कर्स का इन्वेजन करना था, तो उसके लिए
इसी रिस्ट्रिक्शन को एक बार और ईज करने के लिए एंटनी ब्लिंकन से रिक्वेस्ट की थी जेलेंस्की ने, और मई के टाइम पर एंटनी ब्लिंकन ने रिक्वेस्ट करके ये रेस्ट्रिक्शन ईज भी कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि इस रिस्ट्रिक्शन को ईज करके ये अनुमति दे दी थी कि आप अमेरिकन वेपन्स को यूज़ कर सकते हो रशियन टेरिटरी के ऊपर। तो ये जब ईज हुआ उसी के बाद आपने देखा कि कर्स का इन्वेजन हुआ, मतलब कर्स पर अटैक किया यूक्रेन ने, तो इतनी हिम्मत जुटा पाया। लेकिन ब्रिटेन के साथ पंगा ये है कि ब्रिटेन में अब सरकार चेंज हो चुकी है। उस समय दूसरी सरकार थी, अब सरकार चेंज हो चुकी है और वो सरकार इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही है। और इसी वजह से एक मीटिंग बुलाई गई है, यानी कि आज के दिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स और यूएस के ऑफिशियल्स के बीच में। तो कीर स्टामर जो हैं, जिनकी सरकार अभी बनी है यूएस के अंदर में, वो दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं इस मीटिंग में। एक तो सबसे मेन मुद्दा कि यूक्रेन का क्या करना है, कितना सपोर्ट करना है, और दूसरा मुद्दा मिडिल ईस्ट के ऊपर भी डिस्कशन होने जा रहा है। अब देखो, ये दोनों जो वॉर हैं, दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनको आप इंडिविजुअली मत देखिए, इनको आप कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि हर जगह पर जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इन्वॉल्व है। एक तरफ वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ की जो पार्टी है, एक तरफ ईरान है जो कि रशियन ब्लॉक से आती है, और दूसरी तरफ तो रशिया खुद ही है। तो इस वजह से ये दोनों इश्यूज आपस में कनेक्टेड हैं, और उसमें ब्रिटेन की क्या पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये मीटिंग की जा रही है। और आप देखो कि जुलाई में जब से गवर्नमेंट आई है कीर स्टामर की ब्रिटेन में, उसके बाद ये उनकी दूसरी विजिट है। और ये जो दूसरी विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखती है बिकॉज कहीं ना कहीं वो कीर स्टामर पल्ला अपना इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट से झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो क्या था ना कि यूएस के साथ साथ में ब्रिटेन भी बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स भेजता था इसराइल को वेपन्स के। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कीर स्टामर ने अपना कंसाइनमेंट सस्पेंड कर दिया है इसराइल को भेजना। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि इन वेपन्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इस वेपन्स का, इसीलिए हम इसको इन जो कंसाइनमेंट है उसको हम सस्पेंड करते हैं। तो उसके बाद यूएस काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि भाई यूएस की बात नहीं मानी है ब्रिटेन ने, और इसीलिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंटली बुलाई गई है। यूक्रेन के ऊपर तो डिस्कस करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली मिडिल ईस्ट के ऊपर भी डिस्कशन इन लोगों को करना है आपस में। और फाइनली देखिए इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अगर इस मीटिंग में ये अलाउ हो जाता है, यूक्रेन के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं और यूक्रेन को ये अलाउ कर देते हैं लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ करने के लिए, तो फिर ये वॉर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा। और क्योंकि पुतिन ने इसीलिए धमकी भी दे दी है कि अगर आपने ये अलाउ कर दिया, ये रेस्ट्रिक्शंस ईज कर दिए यूक्रेन के ऊपर से, देन आप समझ लो कि नेटो अलायंस जो है वो डायरेक्ट रशिया के साथ वॉर में है। और उसके बाद ये भी पुतिन ने धमकी दी है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारे सपोर्ट की अलाइड कंट्रीज़ हैं जो रशिया की, मैं उनको वेपन्स प्रोवाइड करूँगा ताकि दूसरी नेटो अलायंस की कंट्रीज पे अटैक करने के लिए। उनका साफ साफ इसका मतलब ये था कि वो ईरान की पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे वेपन्स से और सारी चीज़ों से इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, अगर आपने यूक्रेन को ये वेपन्स प्रोवाइड किए। तो अगर आपके पास वो राइट है तो मेरे पास भी वो राइट है कि मैं भी अपने वेपन्स दूसरी कंट्रीज़ को दे सकता हूँ आपके जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक मल्टी कंट्री वॉर फिर हो जाएगा, एक तरीके से पूरा वॉर का जो डेफिनेशन होती है उसको फुलफिल कर देगा, और ये पूरी तरीके से एक वर्ल्ड वॉर में टर्न हो सकता है अगर यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दिए। अब इसके ऊपर जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और तमाम लोगों के जो बयान आए, लॉयड ऑस्टिन का जो बयान आया है, लॉयड ऑस्टिन का ये कहना है इस पूरे मामले के ऊपर कि देखो यूक्रेन को ज़रूरत नहीं है जो डिमांड कर रहा है, लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल से सिर्फ ये वॉर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, इससे यूक्रेन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, या जो यूक्रेनी टेरिटरी रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर ली है उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके लिए इसके पीछे जो अपना ये स्टेटमेंट दिया है लॉर्ड ऑस्टिन ने, वो कह रहे हैं कि मैं इसके पीछे खड़े होने को भी तैयार हूँ, क्योंकि जो पूरा परिणाम है इस पूरे वॉर का वो वही होगा। तो यूक्रेन को बल्कि ट्रूप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास ट्रूप्स की कमी है वहाँ पर, और फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए जवानों की उनके पास कमी है, उसकी ज़रूरत है। उनको वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वेपन्स उनके पास ऑलरेडी जितने पहुँच रहे हैं वो पर्याप्त हैं, और उनको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो इस बारे में लॉयड ऑस्टिन का अपना वो बयान है। हालांकि एंटनी ब्लिंकन पूरी तरीके से इसमें दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए, और बहुत चांसेस ये है कि एंटनी ब्लिंकन वो प्रेशर डाल पाएंगे कीर स्टामर के ऊपर, और शायद वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज हो जाए यूक्रेन के ऊपर, ताकि वो अपने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स है, गाइडेड मिसाइल्स है, उनको रशियन टेरिटरी पर यूज़ कर पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं।
अनअकैडमी के मतलब यूपीएससी सीएससी की जिस कोर्स फीस में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, अनअकैडमी ने उसमें 50% तक का डिस्काउंट दे करके उस कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी इसमें होंगे। अब अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।